हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं और 8, 9 और 10 जून को आपका भी एग्जाम है तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं 38 ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं और प्रीवियस ईयर में ये बार बार रिपीट होते रहे, इस बार भी आएंगे और ये 60,000 की वैकेंसी में भी आए थे। तो आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप नीचे पिंड कमेंट से डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना स्कोर कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? आपको पता होगा कि अभी पहलगांव में अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। जब पहलगांव में अटैक हुआ तो इसका जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन चलाया था। ये किस मंत्रालय ने चलाया था? इसका सही जवाब होगा डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सेम टू सेम प्रश्न इस बार पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का एक बहुत अच्छा जो सोर्स है वो रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुलिस बल में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2024। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, यूपी में कर्क रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? यूपी की कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्जापुर, दोनों ए और बी, या फिर ललितपुर। तो इसका सही जवाब मेरे भाई होगा ए और बी, ये दोनों से गुजरती है, यानी कि सोनभद्र से और मिर्जापुर से, इन दोनों जगह से गुजरती है यूपी की कर्क रेखा। अब कितने स्टेट या कितने जिलों से, उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स से कर्क रेखा गुजरती है, ये कमेंट पे एक बार मुझे बता दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई के अलावा कितने बाहरी सदस्य होते हैं? ये इकोनॉमी का काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन में माना जाता है। और याद रखना, ये जो एमसीक्यूज़ है ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा टफ हैं कि अगर इनको आपने कर लिया तो यकीन मानिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप फाड़ के रख ही देंगे। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा 3 बाहरी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर से भी प्रश्न आता है तो आइए कंप्यूटर से भी देख लेते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड का कंप्यूटर में क्या काम है। ये एक शॉर्ट की से पूछा है कि कंट्रोल और प्लस जेड अगर दबाते हैं तो इससे क्या होता है? तो इसकी सही जवाब होगा इससे अंडू हो जाता है। अब अंडू क्या होता है? मान लीजिए कि किसी लाइन को या फिर किसी भी चीज़ को आपने, किसी भी एलिमेंट्स को आपने कट कर दिया, लेकिन आप उसको कट करना नहीं चाहते हैं, तो आप अंडू का अगर बटन दबाएंगे, अंडू का, तो वो जो कट था वो दोबारा फिर से आ जाता है। आप सभी अगर कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप जानते भी होंगे। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते ये लिया कहाँ से गया है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? ये मैंने अपनी वीडियो में 3 से 4 बार करवा दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60,000 प्लस वाली वैकेंसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक यूपी पुलिस एक लेखपाल की। प्लेलिस्ट आप जा कर के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वहीं से ही फंसेंगे। अब देखिएगा, इसका सही जवाब मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो भैया जब मूल संविधान, अब मूल की बात क्या की जाती? इनिशियल, यानी कि जब संविधान बनाया गया था तब उसमें टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स रखे गए थे मूल संविधान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगर अभी की बात करोगे तो अभी तकरीबन 450 प्लस होंगे, है ना, जिसमें से इस पे पॉइंट जैसे कि ए बी सी डी इस तरीके से करके आज हम इसको धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते चलेंगे, लेकिन मूल कितने होंगे? 395। आइए 9th प्रश्न देख लेते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों में? अब ध्यान देना, केन नदी है और एक बेतवा नदी है, और ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ध्यान देना, ये पठारी क्षेत्र यानी कि प्लेट्यू से निकलती है। दोनों ही नदियां प्लेट्यू से निकलती हैं, पठारी क्षेत्र से, और इन दोनों परियोजनाओं को एक में कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट करने से, जिसको परियोजना कनेक्ट करने से जहाँ पर पॉइंट है इसको परियोजना बोला गया। तो ये किन 2 राज्यों को कनेक्ट करती है, ये आपसे पूछा गया। इसका सही जवाब होगा यूपी और एमपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केन और बेतवा ये दोनों नदी यूपी को और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ती है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीडीपी यहाँ आपको पता ही होगा, ये होता है सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी की अगर बात करें, और इसकी इंग्लिश की जो
फुल फॉर्म होगा वो होता है गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म, सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए बिल्कुल ठीक होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। चलो इसके बाद 1 MB में कितनी KB होती है, ये भी कंप्यूटर का विषय है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। 1 MB में कितनी KB होती है, जो आप इस्तेमाल करते हैं ना 1 MB, उस MB में कितनी KB होती है वो आपसे पूछा है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1024, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 MB में कितनी KB, 1024 KB होती है। अब 12वां प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होगा वो किसको कहते हैं, डेल्टा सबसे बड़ा आपको बताना है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये 2 नदियां मिलकर के एक डेल्टा बनाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, और यही सबसे बड़ा डेल्टा होगा कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। डेल्टा क्या होता है ये हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे फिर। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, देखिए साइमन कमीशन क्या है, ये एक कमीशन था जिसको हम बोल सकते हैं कई बार कमेटी, जो भारत में आई थी, तो इसको लाला लाजपत राय के द्वारा इसको गो बैक के नारे दिए गए थे, साइमन कमीशन गो बैक। और जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय दे रहे थे तब उनके ऊपर इतनी लाठी चार्ज की गई कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। अब यकीन की बात आप ये मानिए कि ब्रिटिशर्स थे उस कमेटी में सारे के सारे, और ये हमारे हित की बात करने आए थे। और यकीन मानो कि इस कमेटी में कोई भी हिंदू क्या, मतलब कोई भी जो है अपना इंडियन था ही नहीं, कोई हिंदू ना ही कोई मुस्लिम ना ही कोई मराठा, मतलब कि कोई इंडियन ही नहीं था। तो इसलिए इसका बहिष्कार यहाँ पर किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, आपको बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP बोलते हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस भाग में है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसका सही जवाब देना। ये बहुत बार पूछा गया। इसका सही जवाब होगा भाग नंबर 4, यानी कि ये भाग नंबर 4 पर है। DPSP कहाँ है, भाग नंबर 4 पर है। ठीक है। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लास्ट जनगणना भी तो 2011 थी, और इसी जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे घनत्व की बात क्या है, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डेंस, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंस, यानी कि क्षेत्रफल कम और घनत्व ज़्यादा, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा गाजियाबाद। तो आपने देखा भी होगा गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर घनत्व बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CA करंट अफेयर का है, ये कई बार पूछा है। 60,000 में भी एक प्रश्न एक शिफ्ट में आया था, ये इस बार भी आने की संभावना है। इसका मेरे भाई यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 2014। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इन्होंने सबसे पहला जो स्टेप लिया था वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू ही पहला स्टेप इन्होंने उठाया था। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अब HTTPS होता क्या है, सबसे पहले जानने की तो ये ज़रूरत। जब आप किसी को वेबसाइट पर लिंक भेजते हैं ना, एक लिंक आपने भेजा, उस लिंक के आगे आपने देखा होगा HTTPS लगा होता है, HTTPS। इस HTTPS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। नहीं भेजते तो आप कभी आज आप जाकर के देखना, कोई वेबसाइट खोलना, उस पर देखना HTTPS लिखा होगा। तो इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी आने की बहुत संभावना, यहाँ पर आप स्टार लगा लेना, ये 100% आएगा, इसकी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये इस बार बनेगा, 100% बनेगा एक शिफ्ट में। लिख के रख लेना इसको, 3 दिन है ना, 3 दिन में से किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा, यूपी का नेशनल जो होगा वो खेल बताना होगा, स्टेट का खेल। तो इसका सही जवाब आप कमेंट पे दीजिए। सही जवाब होगा कोई नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई आधिकारिक खेल नहीं है। काफ़ी बच्चे हॉकी लगा करके आ जाएंगे, हॉकी भैया इंडिया का होगा, ठीक है, इंडिया का नेशनल खेल होगा, लेकिन यूपी का राजकीय खेल यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं यूपी का कोई राजकीय खेल होता भी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना इस बात का। और अभी तक कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इस आउट ऑफ 38 में, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स पर जाकर मुझे एक बार बताना, ताकि मुझे भी अंदाज़ा लगे कि आप कितने गहरे पानी में अभी चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, अब कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने के, अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, आपसे पूछा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, जलियांवाला बाग पता ही होगा, अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला बाग, उस पर हम महोत्सव मना रहे थे, कुछ
अंग्रेज़ों ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी, जिसका मेनली जो आदेश दिया था वो दिया था जनरल डायर ने। ये कब हुआ था आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जब किसी भी स्टेट में सरकार ना बन पाए या बहुत आगे दंगे फसाद हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कमांड लेने के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती है। अब ये कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम पूछा गया है कि अधिकतम इसको मैक्सिमम बढ़ाते कितने साल या कितने महीनों तक किया जा सकता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब यहाँ पर होगा 3 वर्ष। ये अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो। पहले 6 मंथ्स के लिए लगेगा, अगर सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो दोबारा फिर से ये इंक्रीज हो जाएगा 6 मंथ के लिए। ऐसे 6 मंथ जोड़ते जोड़ते ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईयर्स तक लग सकता है। इसके बाद आपको वहाँ की सिचुएशन संभालनी होगी या फिर इलेक्शन आपको दोबारा से करवाने होंगे। तराई क्षेत्र में यूपी का किस भाग में है? तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में आता है? मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैंने मान लिया कि ये उत्तर प्रदेश है अगर इस टाइप का, तो सबसे पहले भावर और तराई क्षेत्र ये ऊपर आता है, ये है भावर और तराई क्षेत्र। बीच में आता है मैदानी भाग, ये गंगा यमुना का दोआब जिसको बोलते हैं, और लास्ट में जो ये दक्षिणी भाग ये होता है प्लेट्यू यानी कि पठार। और पठार को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। मेनली 3 भागों में हमने इसको बांटा है। तो तराई का क्षेत्र आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में पड़ेगा, तो आप समझ ही सकते हैं ऊपर है तराई का क्षेत्र तो कहाँ पड़ रहा होगा। तो भैया इसका सही जवाब कमेंट में कर दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर। ये नॉर्थ होता है ना, तो उत्तर में पड़ता है तराई का भाग। जीएसटी में कुल कितने टैक्स होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, कितने स्लैब्स होती है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर स्लैब्स आपको बतानी कितनी होती है। इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, यानी कि 4 स्लैब्स। लेकिन अब इसका 4 जवाब नहीं होगा, अब सिर्फ और 2 जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 स्लैब्स को अब खत्म कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 2। इसका सही जवाब क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा अब के हिसाब से। ठीक है, चलो। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ये बहुत इजी प्रश्न है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोलते हैं। सीपीयू इसको भैया कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का भेजा, कंप्यूटर की खोपड़ी, इन सब के नाम से किसको जानते हैं? तो ध्यान देना, इस सीपीयू को जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सरल सा क्वेश्चन था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को एक संस्था है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है? ये करंट अफेयर में स्टैटिक का पार्ट है एक्चुअली, ये आपसे बहुत बार पूछेगा स्टैटिक में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर से एक प्रश्न यूपी कांस्टेबल पूछता है। इसका यहाँ पर मेरे भाई सही जवाब आप क्या बता दोगे 24वें का, कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पेरिस। फ्रांस की राजधानी है ये। फ्रांस की राजधानी कौन सी है फ्रांस की? तो आप कहोगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इटली की राजधानी क्या है? रोम होगी। और न्यूयॉर्क किसकी राजधानी, आप मुझे बता देना। लंदन की राजधानी क्या, आप मुझे बताओ। दांडी मार्च कितने किलोमीटर की थी? आप सभी को पता होगा कि बापू दांडी मार्च के लिए निकले थे। बहुत सारे लोग थे जिनके हाथ में एक लाठी थी और एक ही डायरेक्शन में वो चलते चले जा रहे थे। तो बापू ने दांडी मार्च यात्रा निकाली, और ये यात्रा कितने किलोमीटर की थी, आपसे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछता है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 390 किलोमीटर। भाई समझ सकते हो आप, कानपुर से दिल्ली की जो डिस्टेंस है, कानपुर से दिल्ली की, ये 390 किलोमीटर के आसपास है। बापू ने कानपुर से दिल्ली पैदल ही तय कर दिया। समझ सकते हो कितने खतरनाक इंसान थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होते हैं? एफ आर फंडामेंटल राइट्स ये किस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, आपसे पूछा है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। तो कितने से कितने तक, तो भैया ध्यान रखना 12 से 35 तक होंगे। 12 से 35 तक इनका क्या हुआ है, जिक्र हुआ है। यूपी में कुल कितने जनपद हैं, ये 2025 तक के हिसाब से पूछा गया। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, इसका सही जवाब अभी भी 75 है। 76वां बना था प्रयागराज में, जब कुंभ मेला चल रहा था उस समय एक 76वां डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था, प्रयागराज कुंभ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वो टेम्परेरी था, उसके बाद में प्रयागराज मेला खत्म होने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वो 75 ही जिले उत्तर प्रदेश में प्रोफेशनली होंगे। महंगाई दर मापने के लिए कौन सा सूचक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको इन्फ्लेशन को मेजर करना है, महंगाई को मापना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। इसका जवाब आप कमेंट में मुझे नीचे बताना। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीपीआई।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। एक टर्म होता है सीपीआई, इस सीपीआई के थ्रू ही आप इन्फ्लेशन को माप सकते हैं। रैम का पूरा फुल फॉर्म बताना होगा, तो रैम का मैंने कई बार आपको बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही फुल फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, क्या आप मुझे बता पाओगे रोम का फुल फॉर्म? अगर हाँ तो फिर नीचे कमेंट कर देना मुझे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? अब यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो भैया बाघ होगा, ठीक है, बाघ, टाइगर, ध्यान देना, टाइगर होगा। असहयोग आंदोलन ये किसके द्वारा चालू किया गया? तो ये बापू के द्वारा चालू किया था, है? गांधी जी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। अंग्रेजों को जो उनके रूल्स थे उनको ना मानने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए ये आंदोलन चालू किया, असहयोग आंदोलन बापू के द्वारा। कब चालू किया गया था ये आपसे पूछा है, इसका सही जवाब होगा 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। बाद में इस असहयोग आंदोलन को बापू ने वापस भी ले लिया क्योंकि इसमें हिंसा होने लगी थी। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अब मुझे करंट अफेयर का एक पार्ट है, आप बताना कि अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग है ये किस नंबर का वित्त आयोग है, मुझे जाकर के कमेंट पे बताना। करंट का विषय है, अगर आपने पढ़ा होगा बताना, पढ़ा है तो इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी है। करता कौन है इसका, जो गठन होता है स्टैब्लिश कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करते भैया? राष्ट्रपति। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना होगा जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है। अब सोन नदी निकलती कहाँ से? तो ये भी प्लेट्यू से ही निकलती है, प्लेट्यू पठार से ही निकलती है, तो इसकी सहायक नदी आपको बतानी है कोई कौन है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी होगी, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा, नदी है, ठीक है। चलिए, भारत में बेरोजगारी डेटा कौन जारी करता है? अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि भारत में सबसे अधिक, अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या से भी ज़्यादा अगर है ना, अगर मान लो भारत में 100 लोगों की जनसंख्या है तो भाई बेरोजगार 101 है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसका डेटा कौन रिलीज करता है, कौन सी संस्था है जो इसका डेटा देती है? तो इसका भैया सही जवाब क्या हो जाएगा? NSO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। ये रट के चले जाना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि डेटा इसका भी हाल ही में आया है। ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्या है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे लिखते हैं ना, ईमेल, ईमेल पहले बड़ा सा ई और फिर मेल, तो ई से क्या हो जाता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, कुछ लोग यहाँ पर क्या करके आ जाएंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस, बात हो रही है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका सही जवाब होगा 8 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन बेसिकली था क्या? इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग थे और ये भारत क्यों आया था? ये भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देख करके भारत को एक अच्छा बेहतर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देने आया था। तो ये कब आया था ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कई बार पूछता है कैबिनेट मिशन आया कहाँ था? तो ये दिल्ली आया था, दिल्ली आया था, दिल्ली। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था, ठीक। यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कितने क्वेश्चन बने हैं आउट ऑफ 38? नीचे कमेंट में बता देना, है ना। और इसके बाद में प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, मैं आपसे दोबारा फिर से कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट आप एकदम से वॉच कर ही लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक